क्या भारत दुनिया को लीड कर सकता है, विश्व गुरु बन सकता है? हम सब जानते हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया होस्ट कर रहा है। यानी जितने भी समिट और फोरम्स होंगे दुनिया के टॉप 20 देशों के बीच, उन्हें इंडिया होस्ट करेगा। लेकिन आपके मन में सवाल आता होगा कि ये G20 है क्या? ये ग्रुप क्यों बनाया गया? क्यों हर साल बड़े बड़े देश अलग अलग जगह पर मिलते रहते हैं? और आखिर क्यों भारत इन देशों को होस्ट कर रहा है? आइए खोजते हैं इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में। दोस्तों, G20 के इतिहास को समझने से पहले हम G7 के बारे में समझते हैं, क्योंकि आगे जाकर G7 की कंट्री ही G20 ग्रुप बनाती है। वैसे तो G7 बनने के कई कारण हैं, बट इसका सबसे बड़ा कारण 1973 की ऑयल क्राइसिस है। यह क्राइसिस तब शुरू हुई जब अरब देशों ने उन देशों को तेल बेचना बंद कर दिया जो इजराइल को सपोर्ट करते थे, जिसमें थे अमेरिका और यूरोप। ये वेस्टर्न देश पूरी तरह मिडल ईस्ट कंट्रीज पर तेल के लिए निर्भर थे। इसके कारण भयानक इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए इन देशों की सरकार ने अमेरिका के व्हाइट हाउस में इनफॉर्मल मीटिंग की, जिनमें इन सभी देशों के फाइनेंस मिनिस्टर थे। इसके बाद 1975 में पहली बार G7 की मीटिंग होती है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, यूके, जर्मनी, इटली और जापान थे। उसके बाद 1976 में कनाडा भी इसमें शामिल हो गया। इसके बाद यह ग्रुप G6 की जगह G7 बन गया, बट इसमें लगभग सभी कंट्री वेस्टर्न कंट्रीज थी और ये सभी उस समय की सबसे मेजर इकोनॉमी थी। साथ ही ये सभी वेस्टर्न कंट्रीज अपने इंटरेस्ट को समझती थी। इसके लिए वेस्टर्न प्रॉब्लम ही पूरी दुनिया की प्रॉब्लम थी और दुनिया की प्रॉब्लम वेस्टर्न प्रॉब्लम नहीं थी। बट इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में दुनिया के एक कोने में होने वाली समस्या दुनिया के दूसरे कोने में भी प्रभाव डालती है। जैसे G7 की शुरुआत एक इकोनॉमिक क्राइसिस से हुई, वैसे ही G20 की शुरुआत भी एक इकोनॉमिक क्राइसिस से हुई। 1997 में साउथ ईस्ट एशिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जिसकी शुरुआत थाईलैंड से हुई, जो थाईलैंड, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया से होते होते पूरे साउथ ईस्ट एशिया में फैल गई। इन देशों में करेंसी की वैल्यू तेजी से नीचे गिरने लगी, बेरोजगारी बढ़ने लगी और हैवी प्रोटेस्ट के कारण कई देशों में तो दंगे तक हुए। इसके बाद 26 सितंबर साल 1999 में G7 के फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग के दौरान बढ़ते हुए ग्लोबलाइजेशन को देखते हुए G20 की स्थापना की जाती है। G20 यानी ग्रुप्स ऑफ 20, जिनमें 19 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। ये एक ऐसा ग्रुप है जो दुनिया के 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही दुनिया का 3/4 ट्रेड भी यही करते हैं और 85% जीडीपी दुनिया का इन्हीं के पास है। और इन सभी को इस साल भारत ही होस्ट कर रहा है। G20 के बनने का उद्देश्य शुरुआत में सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस से दुनिया को बचाना था। इसे शुरू में इतना सीरियस नहीं लिया जाता था, इसलिए G20 की मीटिंग सिर्फ इन्हीं देश के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर के बीच में होती थी। G20 को जब इम्पोर्टेंस मिलने लगी जब साल 2008 में 20वीं सदी का सबसे बड़ा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया। इस क्राइसिस के बाद सभी देशों ने रियलाइज कि हमें G20 को और सीरियसली लेना चाहिए। सिर्फ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं, हमारे देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को भी इस मीटिंग में भाग लेना चाहिए। इसलिए G20 की पहली ऑफिशियल समिट साल 2008 में अमेरिका में होती है, जिसमें ग्लोबल क्राइसिस से बाहर निकलने का प्लान बनाया जाता है। साल 2008 के बाद से हर साल G20 की मीटिंग होती है और हर साल ये मीटिंग अलग अलग देशों में होती है। G20 की प्रेसिडेंसी रोटेशनल बेसिस पर काम करती है। हर साल 20 मेंबर में से किसी एक को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। पिछले साल G20 की मीटिंग इंडोनेशिया में हुई थी, इस साल भारत में हो रही है और अगले साल ब्राजील में होगी। चलिए समझते हैं G20 कैसे काम करता है। जब G20 के लीडर्स मिलते हैं तो उन्हें दुनिया के महत्वपूर्ण समस्याओं का सॉल्यूशन निकालने का मौका मिलता है। चलिए आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। यदि G20 में क्लाइमेट चेंज पर बात होती है तो अमेरिका, चीन और इंडिया जैसे देश जो अधिक कार्बन इमिशन करते हैं, जिससे पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम पैदा होती है, तो सभी देश इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए फैसला लेते हैं, अपने देश में कानून बनाते हैं और नीतियों को अमल में लाते हैं ताकि पृथ्वी को रहने के लिए बेहतर बनाया जा सके। G20 भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? G20 के कारण पूरी दुनिया की नज़र भारत पे है। ये भारत को बेहतर मौका देता है अपनी प्रोग्रेस दुनिया को दिखाने का, अपने कल्चर से लोगों को जोड़ने का। हम दिखा सकते हैं कि हम ग्रीन एनर्जी में अच्छा कर रहे हैं, हमारा फिनटेक दुनिया में सबसे एडवांस है। आज भारत के पास मौका है इन सारी चीज़ों को आगे लाने का, भारत की वसुधैव कुटुंबकम की नीति को आगे बढ़ाने का। अब हम पर निर्भर करता है कि हम इस मौके का कैसा फायदा उठाएं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।